गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रहा है सर। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है अभी? थोड़ा कम कर देते हैं ना, पूरा तो कम नहीं हो पाएगा। क्या मैं कर लो? बेटा अभी कम हो गया ना बैकग्राउंड साउंड? यस और नो? कम हुआ होगा ना आपको? सर अभी भी आ रहा है। अभी भी आ रहा है? इससे ज्यादा आ रहा है? ये सर आ रहा है अभी भी। कितना आ रहा है? कम आ रहा है या बहुत ज्यादा आ रहा है? सर मीडियम आ रहा है। सर मीडियम आ रहा है। मीडियम आ रहा है सर, बंद ही कर। यस सर, मीडियम बंद कर डालो। हाँ सर बंद जब एक्सप्लेन कर दो फिर से ऑन कर दो। चलो अब ठीक है सर। ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ चुके बेटा? न्यूटन सेकंड लॉ कंप्लीट हो गया था? ये सर हो गया कंप्लीट। ओके, तो कुछ और बातें कर लेते हैं वहां पर, फिर न्यूटन थर्ड लॉ पर आते हैं। छोटी छोटी बातें बता दो मुझे कि न्यूटन जो हमारा फोर्स था वो क्या था बेटा? एम वी माइनस यू अपॉन टी हुआ करता था, जिसे हम लिखते थे एफ इक्वल टू एम ए, राइट? यहाँ तक सभी को पता है। अच्छा, फोर्स टाइम पे डिपेंड करता है कि नहीं बेटा? फोर्स टाइम पे डिपेंड करता है, रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करता है? फर्स्ट बात, यस और नो? फोर्स रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? नो सर। अरे करेगा, टाइम लिखा है तो क्यों नहीं करेगा? अगर टाइम बढ़ाऊंगा तो फोर्स कम हो जाएगा। यस सर, करेगा सॉरी सर, करेगा। ओके, राइट। तो टाइम पर डिपेंड करता है। अगर आप टाइम को इंक्रीज करते हो तो फोर्स होता है बेटा डिक्रीज। ये सर फोर्स कम होगा। टाइम को डिक्रीज करते हो तो फोर्स होता है बेटा इंक्रीज। ठीक है, चलो इसकी आज बात करेंगे फर्स्ट, इसके ऊपर कुछ और भी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे बताओ कि अगर मेरे पास बेटा एक बॉक्स है जिसका मास है 1 kg, जिसका मास कितना बेटा? 1 kg। 1 kg। उस पर मैंने एक फोर्स लगाया F, मुझे नहीं पता कितना फोर्स है F, लेकिन उस फोर्स के लगाने से इसमें एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कितना एक्सेलरेशन आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक फोर्स लगाया, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी फोर्स की। हमने कितने पर फोर्स लगाया बेटा? 1 kg पर आपने फोर्स अप्लाई किया, राइट? जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना फोर्स था बेटा? फोर्स कितना लगाया आपने? 1 न्यूटन। 1 फोर्स इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर 1 मीन्स न्यूटन। 1 न्यूटन मीन्स न्यूटन, है ना? तो ये क्या है बेटा? ये एक न्यूटन का डेफिनेशन लिखने का मेथड है कि न्यूटन कब होता है, किसको न्यूटन बोलोगे? एक न्यूटन किसके इक्वल होता है? कैसे फील करें कि जो हमारे पास हम बोलते हैं न्यूटन न्यूटन न्यूटन, वो किसके इक्वल होगा? कैसे फील करें उस चीज को, वो किसके इक्वल होता है? तो बेटा जब भी आप 1 kg का कोई ब्लॉक लेते हो, राइट, आपने यहाँ पर एक 1 kg का ब्लॉक रख दिया स्मूथ सरफेस पर, और उस पर आप फोर्स लगा रहे हो। कितना फोर्स लगाना है? जिससे कि उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। तो उस टाइम पर कितना आप फोर्स लगा रहे हो, उसका वैल्यू किसका इक्वल आएगा? 1 न्यूटन के। मीन्स जो वो वैल्यू होगी उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? न्यूटन। समझना है न्यूटन का डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, क्या होता है न्यूटन? यस सर। राइट। अगर आप एक फोर्स लगाते हो किसके ऊपर? 1 kg के ब्लॉक पर, जिसकी वजह से कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो फोर्स का वैल्यू है वही किसका वैल्यू हो जाएगा? न्यूटन का। तो हेडिंग डालो, छोटा सा हेडिंग डालो यहाँ पर, डेफिनेशन ऑफ न्यूटन।
डेफिनेशन ऑफ न्यूटन पीछे वाला पेन चला लो तो देखो, वो चला के देख लो हो जाता है। हाँ ब्लू पेन पीछे वाला पेन चला के देख लो, तो साइड बैठ जाओ। राइट, तो पहले डायग्राम बनाओ, फिर मैं इसके नीचे आपका डेफिनेशन लिख पाता हूँ। ये समझ में आ गया ना डेफिनेशन ऑफ न्यूटन कैसे लिखेंगे? तो क्या होता है 1 न्यूटन फोर्स? जल्दी से नोट करो, यही नोट करना है ना, ये नोट मत करना, इसकी हम बाद में बात करेंगे। ये नोट करो पहले, डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स। 1 न्यूटन ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसका? 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स का डेफिनेशन क्या जाएगा बेटा? 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स which produce an acceleration of 1 meter per second square on an object of 1 kg. ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन हो गया बेटा। समझ में आया कि नहीं? 1 न्यूटन का बोलते हो मीन्स ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से क्या होता है, 1 केजी का हम ब्लॉक लें, उसमें अगर एक्सेलरेशन 1 मीटर प्रोड्यूस हो जाए, 1 मीटर पर सेकंड प्रोड्यूस हो जाए, तो उस टाइम पर जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं उसका वैल्यू किसके इक्वल आता है? उसका वैल्यू इक्वल आता है बेटा 1 न्यूटन। राइट, कभी कभी पूछ के आती है 1 न्यूटन की डेफिनेशन, तो ध्यान रखना। 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास। चलो, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो शायद आपकी बुक में ना मिले। चलो बड़े आगे बेटा। तो नेक्स्ट जो क्वांटिटी आपके सामने आती है वो होता है इम्पल्स। नेक्स्ट क्या था बेटा? इम्पल्स। तो नेक्स्ट सेकंड डालो इम्पल्स। ये आपको शायद बुक में नहीं मिलेगा बेटा, ध्यान से समझना है एक बार में। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है बेटा? इम्पल्स। जैसे इनर्शिया पड़ी, न्यूटन पर फ्लो का फोर्स पड़ा, ऐसे एक नई क्वांटिटी हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं बेटा इम्पल्स। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी पहले समझो। ये तो हम देख लेंगे कौन सी क्वांटिटी है, कैसे डिफाइन किया गया, वो सब कुछ, लेकिन इम्पल्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? जब हम अच्छा खासा फोर्स पढ़ ही रहे हैं, फिर ये इम्पल्स कहाँ से नई क्वांटिटी हमारे पास आता है? क्यों हमें एक नई क्वांटिटी और डिफाइन करनी पड़ी? देखो बेटा, अगर मैं आपसे बात करता हूं, मेरे पास एक बॉक्स है, राइट, मान लो एक बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स है, राइट, वो पहले रेस्ट पर रखा था और अब आप उसके ऊपर एक फोर्स लगा के लेके जा रहे हो, जब पुल करके लेके जा रहे हो दूर। ये रेस्ट पर था, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट था, लेकिन आपने कुछ 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ अच्छा खासा टाइम था, 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड जो भी आप लेना चाहो, उस टाइम में इसका वेलोसिटी कुछ न कुछ आपने चेंज कर दिया, राइट। तो यहाँ पर आप फोर्स मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इजीली आप फोर्स मेजर कर लोगे बेटा, यस और नो? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है ना, और इसका अगर ये सर कर लेंगे।
मास पता होता तो आप कुछ ना कुछ करके फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल करके इसका फोर्स फाइंड कर लेते हैं। मीन्स हमें फील भी होता है कि हम फोर्स लगाया वो हमने कितना लगाया, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड अच्छा खासा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ बेटा टाइम पीरियड बहुत ही कम हो जाए, राइट, तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, राइट। देखो ये सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। तो अगर मेरा टाइम पीरियड स्मॉल हो जाए तो फोर्स लार्ज होगा, ये पता है। लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि मेरा टाइम बिल्कुल जीरो के पास चला जाए तो उस टाइम फोर्स बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा, यस और नो। और उस कंडीशन में फोर्स निकालना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है हमारे लिए, हार्ड हो जाता है, यस और नो। सपोज करो मैंने इसे एक तो सिंपल से फोर्स होते हैं, जैसे आप किसी को पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, एक टाइप के फोर्स हुए हैं, राइट। तो आपको दिखता भी है, काफी लॉन्ग टाइम के लिए आप उसमें फोर्स अप्लाई करते हो। लेकिन जब हम कुछ चीज करते थे, फ्लिक किया, फिंगर से फ्लिक कर दिया, या फिर आपने किक किया, कितने कम टाइम के लिए फोर्स अप्लाई करते हो। अगर मैं बोलूँ ये आपके पास फुटबॉल है, राइट, उस पर आप किक करना है, कितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाई करोगे, अबाउट 1 सेकेंड, यस और नो। काफी छोटा टाइम होगा, हो सकता है 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगे। अगर मुझे फ्लिक करना है कोई चीज, एक कार्ड फ्लिक करना है, तो उसमें कितने कम टाइम के लिए फोर्स लगेगा, जस्ट टच करते ही। उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन उसने फाइनल वेलोसिटी कुछ आ गया, मीन्स आपने फोर्स लगाया। लेकिन उस कंडीशन में आपका टाइम कितना है, बहुत ही वेरी स्मॉल टाइम बेटा, यस और नो। और उसका इफेक्ट कितना ज्यादा दिखता है आपको, बहुत ही लार्ज इफेक्ट होता है। जब भी आप कार्ड को फ्लिक करते हो उस टाइम पर आपका जो टाइम पीरियड है बेटा वो बहुत ही कम हो जाता है। उस वजह से हमें फोर्स निकालना काफी हार्ड हो जाता है। समझ में आ रहा बेटा, ऐसा कुछ, यस और नो। एक तो जनरल फोर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला है कि इसको पुश करना है, इसको पुल करना है, लाइक दिस, राइट। उसमें आपका जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफी ज्यादा होता है। रिएक्शन टाइम मीन्स जितने टाइम के लिए आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो काफी बड़ा है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड एक्सेट्रा। लेकिन बहुत से केस में क्या होता है कि टाइम पीरियड बहुत कम हो जाता है। किक करना, फ्लिक करना, जो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं। फुटबॉल को किक करोगे, उस टाइम पर आपने फोर्स लगाया, यस सर, लेकिन मेजर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम को मेजर नहीं कर पाते हैं, बहुत ही माइनर टाइम होता है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि यहाँ से इस ब्लॉक को लेकर जाओ उस कोने तक, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और मैं आपसे बोलूं बेटा उस कोने तक आपको पुश करके लेके जाना है, तो आप आराम से अपनी वॉच में देख लोगे कि हमने इसको पुश करने में सर 10 सेकेंड लगे, 5 सेकेंड लगे, यस और नो। लेकिन मैं बोलता हूँ बेटा आपको एक फुटबॉल है और उसको आपको किक करना है, अब टाइम बताओ। अब टाइम बताना काफी डिफिकल्ट है, यस और नो, राइट। तो उस टाइम को आप मेजर ही नहीं कर पा रहे हो, इतना स्मॉल टाइम है, मीन्स नियर टू जीरो सेकेंड के आसपास का टाइम है, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 1 सेकेंड से भी काफी छोटा टाइम है। तो उस केस में जब हम टाइम मेजर ही नहीं कर पाते हैं या फिर मेजर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहां फोर्स मेजर करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा टाइम पीरियड कम है तो फोर्स कैसा होगा बेटा, लार्ज होगा, स्मॉल होगा, फोर्स कैसा होगा, लार्ज होगा। ये तो हम बोल सकते हैं, ये कमेंट हम कर सकते हैं कि हमारा जो फोर्स होने वाला है वो लार्ज होने वाला है। लेकिन टाइम पीरियड बहुत ज्यादा कम होने की वजह से उस टाइम पीरियड को अगर मेजर करना चाहे तो बहुत ही अच्छे से स्टॉप फोर्स लेकर आए तो हो सकता है मेजर कर पाए। लेकिन डिफिकल्ट है कि नहीं, पहले मुझे बताओ डिफिकल्ट है। अगर मैं आपसे 2 एक्टिविटी दे रहा हूं, एक यहां से टेबल को करके आपको यहां से टेबल को पुश करके वहां लेके जाना है, तो आप आराम से मुझे उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम पीरियड को फॉर्मूले में पुट करके उसका वेलोसिटी फाइंड करके, और आप उसमें मैं टेबल का मास दूंगा तो मास निकाल करके आप सब कुछ निकाल करके फोर्स मुझे बता सकते हो। वहीं पर मैं आपको एक फुटबॉल देता हूं और बोलता हूं बेटा इस फुटबॉल का मास है 200 ग्राम, राइट। अब आपको उस पर एक किक करना है और फोर्स निकालना है। हो सकता है बेटा उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल वेलोसिटी आप मेजर कर लो, लेकिन क्या वहां पर आप टाइम बता पाओगे कि आपने किक कितने कम टाइम के लिए किया, बहुत ही स्मॉल टाइम होगा, तो मेजर करना डिफिकल्ट है कि नहीं? यस सर। केस के लिए हमने एक नया टर्म डिफाइन किया। उस केस के लिए हमने क्या नया टर्म डिफाइन किया, इम्पल्स। जो इसी सर हम फाइनल वेलोसिटी कैसे मेजर कर सकते हैं? अरे बेटा मेजर करना
कोई वेलोसिटी मेजर करना है तो कर सकते हो ना मेजर, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई या भी तो आपको इंस्ट्रूमेंट आता है मेजर करने के लिए स्पीड वेलोसिटी को? नहीं, ऐसे तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर आप ज़्यादा सर्च करोगे तो हो सकता है, जैसे कि बहुत बार रोड वगैरह पर कार वगैरह की स्पीड मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे लगे होते हैं ना, तो वो यूज में ले सकते हो आप। ओके सर। ऐसा कोई स्पेशल तो नहीं है, लेकिन अगर बड़े लेवल पे जाओ तो हाँ कुछ ना कुछ तो बनाए होगा उसके लिए, ठीक है, जो डिटेक्ट कर सकता है स्पीड को। सिंपल से डिटेक्टर से हम बना सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जब आप आगे फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे चीज़ें होती है, सेमीकंडक्टर वगैरह यूज में लिए जाते हैं, तो सेमीकंडक्टर से आप स्पीड मेजर कर सकते हो। लेकिन फिर आप पूछोगे सर सेमीकंडक्टर क्या है, तो ये सब आपके लेवल की बातें नहीं है। लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे डिटेक्टर होते हैं जिसकी हेल्प से हम स्पीड मेजर कर सकते हैं, राइट। चलो, तो फिर हमने क्या किया, जब हमारे पास ऐसे केस मिलने लगे जहां पर टाइम पीरियड बहुत कम है, तो उस टाइम पर हमें कैसे पता लगा कि जो फोर्स होने वाला है वो बहुत ही लार्ज फोर्स होने वाला है, लेकिन उसको मेजर करना डिफिकल्ट था। तो फिर हमने क्या किया, फोर्स का जो फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले को हमने लिखा अलग तरीके से, ये लिखा। और मैंने क्या किया कि मुझे ये तो नहीं पता कि टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं फोर्स इंटू टी मेजर कर सकता हूं। किसकी हेल्प से? जब मैं वेलोसिटी निकाल लूं, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लूं या फिर चेंज इन मोमेंटम निकाल लूं, तो मुझे कुछ न कुछ नई क्वांटिटी मिल जाएगी। फोर्स इंटू टाइम बता सकता हूं, यस और नो। और जो फोर्स इंटू टाइम होता है बेटा, इसे ही हम बोलते हैं इम्पल्स। ये हमने एक नई क्वांटिटी निकाली उससे। क्या नई क्वांटिटी निकाली कि हमें फोर्स को मेजर करना कठिन है, टाइम मेजर करना कठिन है, लेकिन इसके हेल्प से मैं एक ऐसी क्वांटिटी बता सकता हूं कि जो फोर्स और टाइम का मल्टीप्लाई दे देगी। तो उस नई क्वांटिटी को हमने बेटा बोला इम्पल्स। तो सबसे पहले इम्पल्स डिफाइन कब करना है, तो ऐसे तो हम सभी फोर्स के लिए इम्पल्स डिफाइन कर सकते हैं, नो डाउट। हमारे पास फोर्स है, टाइम है, बड़े फोर्स के लिए भी इम्पल्स डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका यूटिलाइज कहां पर है? इसका जो यूटिलाइज है बेटा वो स्मॉल टाइम के लिए यूटिलाइज है। टाइम है और फोर्स है, तो सर क्या बड़े टाइम के लिए इम्पल्स डिफाइन नहीं कर सकते? क्या कर तो सकते हैं, फोर्स से टाइम में मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको बनाया किसके लिए है, इसका यूटिलाइज कहां पर है? तो जब टाइम बहुत ही बेटा स्मॉल हो जाता है, स्मॉल मीन्स नियर टू जीरो, जब टाइम किसके पास लगने लगता है, जीरो के आसपास का जो टाइम होता है, उस टाइम पर हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन की जिसे हम बोलते हैं बेटा इम्पल्स। और यहां पर जो फोर्स लग रहा है ना, ये जो फोर्स लग रहा है, इसका इसी के नाम पर हमने नाम रख दिया इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स कौन सा फोर्स? जो काफी ज्यादा लार्ज है, राइट। तो यहां पर लिख लेना इम्पल्सिव जो है ना बेटा, किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? जब t गोज टू जीरो, t कहां जा रहा है? जीरो के आसपास, मीन्स वेरी स्मॉल, राइट। ये जीरो इक्वल नहीं लिखा है, इसका मीनिंग होता है बेटा नियर टू जीरो। जब ऐसा लिखा होता है ना, उसको हम पढ़ते हैं t गोज टू नियर टू जीरो या t नियर टू जीरो, मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, बिल्कुल जीरो इक्वल नहीं है, लेकिन जीरो के आसपास का टाइम है। ये समझ में आता है बेटा? यस और नो बोलो। यस सर, यस सर। यस सर, समझ में आता है। हाँ, तो फिर लिख लो यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज है ना, t इज वेरी स्मॉल, t नियर टू जीरो, f इज वेरी लार्ज। यहाँ पर इसको लिख लो, मेन तो यही है, मेन इंपॉर्टेंट तो यही है। बाकी मैं इसमें कुछ थ्योरी फुटअप करवा देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। t इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो डेफिनेशन है इम्पल्स की। हाँ, लिखवा देता हूँ अभी डेफिनेशन भी, एक बार समझ लो इसको है क्या, राइट। इम्पल्स का डेफिनेशन कुछ नहीं है, इसे आप इम्पल्स बोलेंगे, लिख लेंगे अभी, इसको इम्पल्स बोलेंगे, राइट। मल्टीप्लाई बाई फोर्स एंड टाइम करके डेफिनेशन भी बना लेंगे। लेकिन एक बार समझ लो, t इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल मीन्स क्या हुआ है? मीन्स t नियर टू जीरो, t नियर टू जीरो सेकेंड, t नियर टू जीरो सेकेंड, एंड magnitude of force is very large। पहले ये नोट करो, ये समझ में तो आ रहा है ना बेटा? अगर t स्मॉल होगा तो फोर्स लार्ज होगा, लेकिन बहुत ज्यादा स्मॉल होगा तो और ज्यादा लार्ज होगा, तो फोर्स वेरी वेरी लार्ज।
ये समझ में आ गया बेटा? अगर कोई भी आपको टाइम देता हूं 0.2 सेकेंड और फोर्स दे दूंगा तो इम्पल्स निकाल लोगे, यस और नो? या फिर चेंज इन मोमेंटम निकालना है, अगर मास गिवन है, वेलोसिटी में चेंज दे रखा है तो चेंज इन मोमेंटम, तो इम्पल्स किसके बराबर होता है? ft के। और ये क्या लिखा हुआ है? चेंज इन मोमेंटम लिखा है कि नहीं बेटा? अरे ये क्या होता क्या है बेटा? ये यही तो पढ़ा था हमने, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ही तो पढ़ा था बेटा, यस और नो? बोलो, अपॉन टाइम। तो ये है क्या चीज? चेंज इन मोमेंटम ही तो है। तो किसके बराबर है बेटा? इम्पल्स। इनडायरेक्टली इम्पल्स किसके बराबर होता है? f इंटू टी, या फिर चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। अगर आप मोमेंटम में चेंज फाइंड कर लोगे तो उस टाइम पर वो किसके बराबर होगा? इम्पल्स। इम्पल्स का हम डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? व्हेन रिएक्शन टाइम ऑफ फोर्स या फिर एप्लीकेशन टाइम, व्हेन time of application of force is very small, then F dot T is known as impulse। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? और उस टाइम पर जो फोर्स होता है उसे क्या बोलोगे? इम्पल्सिव फोर्स। चलो, इतना समझ में आता है। तो कौन बताएगा यूनिट ऑफ इम्पल्स? ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स दिखा दो जल्दी से। सर शायद से न्यूटन मल्टीप्लाई बाय सेकंड। वेरी गुड। शायद क्या होता है? बिल्कुल सही है, वही तो आएगा। फोर्स से अब कहाँ से निकालते हैं हम यूनिट? हमें पता है कि यूनिट कहाँ से निकालते हैं बेटा? फॉर्मूला से निकालते हैं। और देखो जरा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? न्यूटन। इसको क्या बोलते हैं आप? न्यूटन बोलते हो, यस और नो? और टाइम का यूनिट क्या होता है बेटा? सेकेंड। और फर्स्ट यूनिट तो ये हो गई। और क्या लिख सकते हैं न्यूटन को बेटा? क्या लिख सकते हो आप न्यूटन को? क्या लिख सकते हो इसकी जगह? न्यूटन की क्या लिखते हो? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सर वापस से किससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर? सेकंड से। सर सेकंड से एक सेकंड कैंसिल, तो सर यूनिट ऐसा दिख रहा है केजी मीटर पर सेकंड। और सर ये तो हमें कहीं दिखा दिखा लग रहा है, केजी मीन्स मास, और ये किसका यूनिट है? ये किसका यूनिट है? सर स्पीड। अच्छा, मोमेंटम का है ना बेटा? मास इंटू वेलोसिटी। सर मीटर पर सेकंड स्पीड का है। हाँ, मीटर पर सेकंड स्पीड का। उसको अगर मास मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मोमेंटम का। तो ध्यान रखना क्या क्या लिख सकते हैं? न्यूटन सेकंड लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मोमेंटम का यूनिट के बराबर लिख सकते हैं। नोट कर ले, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता भी होनी चाहिए, है ना? चाहे तो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में, व्हेन वी किक अ फुटबॉल, लिख लो एग्जाम्पल, व्हेन वी किक अ फुटबॉल, आपको समझ में आ जाएगा। फिर न्यूटन थर्ड लॉ की बात करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ बहुत इजी है, कुछ खास नहीं, एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बाकी सब समझ में आता है। न्यूटन लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सबसे इजी है, इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना है। न्यूटन थर्ड लॉ में एक ही पॉइंट ध्यान रखना है। हाँ, पढ़ा हुआ है ना आपने पहले भी, 8th क्लास में पढ़ा। यस सर। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। नेक्स्ट वाला बेटा न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड देन थर्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बोल सकते ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कौन सा? थर्ड वाला। इसका स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, पहले उसका स्टेटमेंट नोट कर लो साथ में।
फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। इट स्टार्ट दैट, और यहां से स्टार्ट होता है एवरी एक्शन देयर इज डिफरेंट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। एक लाइन है जो आपको हमेशा याद रखनी है और याद हो जाएगी। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत छोटी लाइन है लेकिन इसमें बहुत सारे मीनिंग छुपे हैं। हर पॉइंट का एक मीनिंग है बेटा इस लाइन का, ठीक है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी में न्यूटन थर्ड लॉ छुपा हुआ पूरा। अब इसका हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे बस, बाकी न्यूटन थर्ड लॉ पूरा इसमें छुपा हुआ। फॉर एवरी एक्शन, एक्शन इज फोर्स, कुछ भी करो फोर्स ही है एक्शन, यस और नो। तो फॉर एवरी एक्शन मीन्स कितने भी फोर्स हो, जो आपने नहीं पढ़े उन फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं। आपने तो क्या पढ़ा है, 2-3 टाइप के फोर्स पढ़े हैं तो क्या पढ़ा आपने, कुछ पढ़ा है नहीं है। आपने क्या पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आपने बात की है, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा है, मस्कुलर फोर्स पढ़ा है, ये फोर्स आपने पढ़ा है। लेकिन अभी तो बेटा बहुत सारे फोर्स होते हैं, तो ध्यान रखो कहीं भी अगर फोर्स की बात करेंगे, कहीं भी अगर बेटा फोर्स की आप बात करोगे तो न्यूटन थर्ड लॉ हमेशा एप्लीकेबल होगा, पहली बात। इसलिए क्या लिखा बेटा, इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉर एवरी एक्शन। ये किसी एक के लिए नहीं लग रहा है, एवरी लिखा है ना, मीन्स सभी के लिए। जो हमने नहीं पढ़े हैं उन फोर्स की बात भी हम कर रहे हैं, मीन्स चाहे कोई सा भी फोर्स हो बेटा ये सब पे लगेगा। पहली बात, न्यूटन थर्ड लॉ हमेशा एप्लीकेबल होगा, सभी फोर्स पर एप्लीकेबल होगा, बस इसलिए यहां पे लिखा गया एवरी, ठीक है। एवरी एक्शन मीन्स सभी फोर्स पे लगेगा, तो ये कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। यहां पर कुछ याद रखना भी नहीं है, सभी फोर्स पे लग रहा है, यस सर। जितने फोर्स आएंगे सब पे लगेगा, यस सर। खत्म खेल, तो पढ़ना क्या है, हमें कुछ ज्यादा याद रखना ही नहीं है, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है ना। अगर मैं बोलूं बेटा इस फोर्स पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा तो ज्यादा प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा जितने भी यूनिवर्स में जितने भी टाइप ऑफ फोर्सेज है सब पे लगेगा, सेम रूल भी चेंज नहीं होगा बेटा, सेम रूल लगेगा, तो बड़ा इजी हो गया। यस, तो पहली बात तो याद रखना बेटा सभी फोर्स पे लगेगा, राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मीन्स जब भी आप एक फोर्स लगाते हो बेटा उसके अपोजिट फोर्स हमेशा होता है। तो क्या कभी एक सिंगल फोर्स नहीं लगता, नहीं बेटा, कभी भी एक सिंगल फोर्स नहीं लगाते हो आप, हमेशा बेटा फोर्स पेयर में आते हैं, ध्यान रखना पेयर में आएंगे फोर्स, कभी भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि इसमें लिखा ना फॉर एवरी एक्शन देयर इज एंड अपोजिट रिएक्शन, मीन्स अगर एक्शन है तो रिएक्शन आएगा ही आएगा। ये बात कि जो फोर्स होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। बेटा बैकग्राउंड साउंड किसका आ रहा है, म्यूट करो बेटा माइक, राइट। तो मैं पहला पॉइंट क्या बता लगा बेटा कि फॉर एवरी एक्शन मीन्स हमेशा, तो कंफ्यूजन ही दूर। जितने भी फोर्स पढ़ने वाले हैं या जब हम आगे पढ़ेंगे 12th क्लास तक लेकर, या फिर जब भी हम आगे कोई सा फोर्स पढ़ेंगे ये सब पे लगेगा, फर्स्ट कंडीशन। लेकिन इसने क्या बोला बेटा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मीन्स अगर कोई फोर्स है, कोई एक्शन है तो उसके अपोजिट एक फोर्स लगने वाला है, राइट। उसका डायरेक्शन भी बताया और उसने ये भी बताया कि वो क्या होता है बेटा, सेम मैग्नीट्यूड का होता है। तभी उसने क्या लिखा उसने, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मीन्स आप जब भी एक फोर्स लगाते हो वहां पर एक और नया फोर्स लगता है, उसका वैल्यू कितना होता है, वो इक्वल होता है किसके, जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसी के इक्वल वैल्यू का होता है और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है बेटा, अपोजिट। अब इसको डिटेल में समझते हैं 1 by 1 करके, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल बता देखो, जब कभी आपने गन फायर करते हुए देखा होगा, गन फायर करते हुए देखा है ना, जब कभी गन फायर करते हैं, यस सर,
तो जैसे यहाँ पे ये जो गन है बेटा, वो किसके ऊपर फोर्स लगा रही है? बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया। यस और नो? ये सर बुलेट के ऊपर। आपने देखा जैसे गन फायर करते हैं तो गन एकदम से पीछे भी जाती है, होता है ऐसा? गन फायरिंग ये में सर होता है। गन पीछे जाती है, और कभी जब ट्रेनिंग दी जाती है तो ध्यान रखना पड़ता है, बोला कि आपको शोल्डर का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो शोल्डर भी टूट जाता है। ठीक है, तो शोल्डर का भी ध्यान रखना पड़ता है उसमें गन का। जब हम गन फायरिंग करते हैं और बड़ी जो गन होती है उसमें आपको शोल्डर का ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज आपका शोल्डर टूट सकता है, इतना झटका लगता है, पता है कि नहीं? ठीक है, तो आपने अब एक एक बात तो हम ध्यान करेंगे ना, यहाँ पर एक्शन कौन सा है, रिएक्शन कौन सा है? पहले तो आपके माइंड में बड़ा कंफ्यूजन आएगा, सर एक्शन कौन सा, रिएक्शन कौन सा? तो ये तो कंफ्यूजन ही नहीं, आप जिसको एक्शन बोलना चाहे बोल दो, उसके दूसरा नाम हो जाएगा बेटा रिएक्शन। ये तो और अच्छी बात है कि सर किसी को भी एक्शन बोल दें। यस, आपके पास दो फोर्स दिखेंगे, एक को एक्शन बोल दो, दूसरे को रिएक्शन बोल दो। सर हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यस, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको एक्शन बोलना है और किसको रिएक्शन बोलना है। तो फर्स्ट बात मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर क्या गन ने बुलेट पर फोर्स लगाया? यस सर। तो जैसे बेटा गन ने बुलेट पर फोर्स लगाया, लेकिन ये जो बुलेट है वो भी गन पर फोर्स लगाएगी। ये जो बुलेट है बेटा उसने भी गन पर फोर्स लगाया। यस सर। राइट, तो यहाँ पर दो फोर्स आए हमेशा। ये सुनो, क्या सिंगल फोर्स है? नहीं, यहाँ पर फोर्स कितना आ रहा है बेटा? टू फोर्स आ रहे हैं। ये सुनो, टू फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। मीन्स गन अगर बुलेट पर फोर्स लगाएगी तो उसका अपोजिट भी ट्रू होगा कि बुलेट भी गन पर फोर्स लगाएगी। समझ में आता है इतना? यस और नो? लगाती भी है, देखा भी होगा। जब हम गन फायर करते हैं तो जैसे ये गन यहां से निकलता है इसका अंदर बुलेट, ये पीछे चला जाता है। इसको पीछे किसने पुश किया? पीछे किसने पुश किया? किसने पुश किया इसको पीछे की तरफ? बुलेट ने। बुलेट ने फोर्स लगाया। अब देखो बेटा, इस पर कोई फोर्स लगा होगा एफ, तो ध्यान रखना इस पर भी सेम फोर्स लगेगा एफ। अब एक बात ध्यान आई कि सर फोर्स सेम है, मान लिया फोर्स सेम है, ओके फोर्स सेम लगाता है। दूसरी बात क्या पता लग रही बेटा? अब देखो ध्यान से, जो हमारी बुलेट है उस पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? राइट साइड में। तो गन पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? लेफ्ट साइड में। तो बेटा जो फोर्स होते हैं वो पहली बात तो पेयर में आते हैं, मीन्स सिंगल नहीं आएगा सर। अगर एक दूसरे पर लगाएगा तो दूसरा उसके ऊपर लगाएगा, मीन्स दो हो गए। ये सुनो, किसी एक को रिएक्शन बोलेंगे तो दूसरे को एक्शन बोल देंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को भी आप एक्शन बोलो, किसी को भी रिएक्शन बोलो। मीन्स फॉर एवरी, अगर मैंने बोला बेटा इसका एक्शन, अगर मैंने इसको बोला ये एक्शन हुआ, तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बेटा। यस सर। आ रहा है। ये हमेशा होता है, लेकिन आप बस फील ही नहीं करते। अच्छा मुझे बताओ, जब आप वॉक करते हो क्या करते हो? आपको आगे जाना है, क्या करते हो आप वॉक करने के लिए? आप हवा में पैर डालते हो या फिर अर्थ को पीछे की तरफ पुश करते हो? क्या करते हो बेटा? सर अर्थ को पीछे की तरफ। ऐसा तो नहीं कोई हवा में से कुछ कोई पॉसिबल ही नहीं है। आगे तो आपको आगे चलना, तो आपको नोटिस कर कभी हम पीछे की तरफ पुश करते हैं अर्थ को, तो हम फिर हमें आगे कौन भेज रहा है? हम तो सर अर्थ पर पीछे पुश लगा रहे हैं, हमें आगे कौन पुश कर तो रहा है? अर्थ हमें आगे भेज रहा है, अर्थ। समझ में आया? अभी तक जो हम वॉकिंग करते हैं उसमें भी हम यही पढ़ते हैं। मीन्स हम तो अर्थ, हमें पता है कि हमें आगे जाना है, तो हम स्मार्ट थे, हमें स्मार्टनेस पहले से बचपन से स्मार्ट है, हमें पता है आगे जाना है। हमने क्या किया? अर्थ को पीछे पुश कर दिया, अर्थ ने वापस से हमें आगे पुश कर दिया, हम आगे चले जाएंगे। राइट, तो जब आप वॉक करते हो बेटा, जब भी आप वॉक करते हो, अरे यार वरना पॉसिबल है क्या? पैर ठीक है, जब बेटा आप वॉक करते हो ना, जब आप वॉक करते हो तो आप तो अर्थ पर बेटा, अर्थ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, लेकिन आप पर अर्थ क्या करती है बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। ये समझ में आया कि नहीं? मीन्स है ना, एक्शन के अपोजिट रिएक्शन है। यस सर। पैर में आता है फोर्स, ये पता लगा। कौन कौन से पॉइंट पता लग रहे हो मैं लिखा दूंगा। एक तो ये पता लगा बेटा कि हमेशा जो फोर्स होगा वो पैर में एग्जिस्ट करेगा, टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। फोर्स पैर में एग्जिस्ट करेगा, पहली बात ये समझ में आता है सर। दूसरी बात अपोजिट होगा, हमेशा अपोजिट होगा। यस, हमेशा अपोजिट ही होगा। थर्ड बात,
इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, राइट। 4 पॉइंट इक्वल है, अपोजिट है पेयर में। लेकिन देखो क्या ये जो फोर्स है एक्शन और रिएक्शन, इसको आप रिएक्शन बोल रहे हो, वो एक ही बॉडी पे लगेंगे या डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लगेंगे? एक्शन और रिएक्शन सिंगल बॉडी पे लग रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट पे लग रहे हैं? डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट बॉडी। वेरी गुड। एक्शन किस पे लग रहा है सर? बुलेट पर। रिएक्शन किस पे लग रहा है? गन पर। तो कभी कभी आपको ना कंफ्यूज किया जाता है, कैसे? वो बोलेगा देखो आपने पढ़ा है कि एक्शन रिएक्शन होता है, हाँ होता है। दोनों इक्वल होता है, हाँ ये भी इक्वल होता है दोनों। अपोजिट डायरेक्शन में होता है, हाँ होता है। तो फिर नेट फोर्स तो 0 हुआ। कंफ्यूजन करते हैं ना कि नेट फोर्स तो 0 हुआ। नहीं बेटा सर वो लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट पे होता है। वो एक ऑब्जेक्ट में होता तो 0 होता, लेकिन देखो इस पर भी फोर्स लग रहा है, इस पर भी फोर्स लग रहा है। यस सर। समझो बात को, समझ में आ रहा है? कंफ्यूज कैसे किया जाता है इसको लेकर के? इसको लेकर के ऐसे आपको एग्जांपल पूछे जाते हैं बेटा, किस तरीके से मैं कि आपने बोला है कि फोर्स लगता है, बिल्कुल लगता है। रिएक्शन होता है, बिल्कुल होता है। इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। अपोजिट सच क्यों दिखा? क्योंकि वो बेटा दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है। इसका नेट 0 नहीं है, इसका टोटल नेट 0 है, लेकिन इस पर तो फोर्स लग रहा है, इस पर भी फोर्स लग रहा है। यस और नो? इसका मीनिंग क्या है? जो एक्शन और रिएक्शन बेटा एक बॉडी पर नहीं लगता। अगर एक ही बॉडी पर लगता तो नेट 0 होता, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पर लग रहा है, इसलिए नेट 0 नहीं होगा। पहली बात ये समझ में आती है बेटा। तो कौन कौन से पॉइंट याद हो गए कि हमेशा फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करता है, सिंगल नहीं होगा। चलो दूसरी बात, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। थर्ड, बहुत ही इजी, इक्वल होता है। और दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे लगता है। ये पॉइंट याद हो गया बेटा? यस और नो? इजी भी है कि नहीं है? इजी है, यस और नो? और भी बहुत सारे बेटा, जितने भी एग्जाम्पल है यस सर। जहां फोर्स दिखे वहां ये होता ही है। तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर मैं यहां से कोई बॉल फोल करता हूं, अगर बॉल फोल करता हूं तो बेटा बॉल पर कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन लगा रही है कि नहीं? अर्थ ने ग्रेविटी फोर्स लगाया, Fg ग्रेविटी फोर्स लगाया अर्थ ने किसके ऊपर? बॉल पे। तो बेटा ये जो अर्थ है उसके ऊपर भी सेम फोर्स लगता है, किसके द्वारा? बॉल के द्वारा। मीन्स बॉल भी, अब आपसे कोई पूछेगा तो अजीब लगेगा कि क्या बॉल भी अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है? या बॉल भी अट्रैक्ट करती है। सर फील तो नहीं होता, नहीं तो हम ऊपर चले जा सकते। क्यों नहीं होता वो भी देखेंगे बेटा, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन बहुत कम हो जाएगा। फोर्स इक्वल है कि नहीं? चलो मैं दिखाता हूं, समझना बेटा। जितने फोर्स होंगे वो अपोजिट लगेंगे। अगर मैं वॉल पे पुश कर रहा हूं तो मैंने किसके ऊपर फोर्स लगाया? वॉल ने। लेकिन बेटा ये जो वॉल है ना, वो मेरे ऊपर भी फोर्स लगा रही है, उतना ही फोर्स क्या मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं, उतना ही फोर्स बेटा ये मेरे ऊपर लगा रही है, लेकिन अपोजिट। ये समझ में आता है कि नहीं बेटा? ये समझ में आता है क्या? बोलो जल्दी से। यस सर। तो इनके कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो जितने हमने फोर्स पढ़े हैं उतने सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल की तो कमी नहीं है बेटा। नोट किया था कि नहीं आपने? ये नोट कर लिया था सर? हो गया नोट। यस सर। यस सर कर लिया। इस स्टेटमेंट के साथ जिसने डायग्राम नोट नहीं किया और डायग्राम भी एक बार नोट कर लो। ओके डायग्राम से आपको समझ में आता है ना बेटा? जो भी मैं बोर्ड पे बनाऊं ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि सब कुछ नोट करना है, क्योंकि डायग्राम ही मेन इंपोर्टेंट होते हैं ना। तो जितने भी डायग्राम है सारे नोट कर लिया करो। इसे लिखेंगे इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर, आपकी बुक के एग्जाम्पल है ये। लेकिन मैं पहले 4 पॉइंट लिखवा रहा हूँ, उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हमें ऊपर आते हुए नहीं दिखती। ऐसा क्यों होता है कि जब फोर्स सब सेम है लेकिन इसका स्पीड तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन गन तो सिर्फ इतना ही चला। आपने तो बोला सर फोर्स दोनों सेम है, लेकिन उसका बुलेट का स्पीड तो बहुत ज्यादा, लेकिन गन का तो सर बहुत कम। क्यों होता है ऐसा, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको एक बार नोट कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर। फर्स्ट कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं? द फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, मतलब सिंगल फोर्स कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखना।
उसके अपोजिट कोई ना कोई रिएक्शन होगा ही होगा। अगर एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन है। किसको एक्शन बोलना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही से कंफ्यूजन शुरू करते हैं। तो ध्यान रखना दोनों डिफरेंट बॉडी पर लगता है, इसलिए नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। एक पे लगता है तो नेट फोर्स जीरो होता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ध्यान रखना बेटा, डिफरेंट बॉडीज पे लगता है, इसलिए एफ नेट जीरो नहीं होता है। मैं यहां पर समझने के लिए लिखवा रहा हूं, एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो होता है, डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है इसलिए। फिर नेक्स्ट क्या था, सेम मैग्नीट्यूड होता है, यस और नो, बोथ है सेम मैग्नीट्यूड, बोथ सेम मैग्नीट्यूड मीन्स इक्वल होता है, डेफिनेशन से पता लग रहा है। और डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ एक्शन आर अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट, ओके। डायरेक्शन ऑफ एक्शन, डायरेक्शन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट। बेटा समझ में भी आया कि नहीं आप लोगों को? न्यूटन थर्ड लॉ समझ में आ गया, यस और नो? और ये एक पॉइंट को आगे जाकर समझना है, क्लास 11 में नेचर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम, लेकिन अभी लिखवा भी रहा हूँ, थोड़ा सा समझा भी दूंगा। नेचर ऑफ रिएक्शन एंड एक्शन, या फिर एक्शन एंड रिएक्शन कुछ भी लिखोगा, आर सेम मीन्स ये क्या मीनिंग हुआ सर? ये लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया, बाकी तो समझ में आ गया, लेकिन सबसे इजी पॉइंट यही है। वो कैसे, सुनो बेटा, कैसे इजी पॉइंट है, पहले इसको नोट करो, फिर इसमें डिटेल चर्चा करते हैं, फिर कल इसके एग्जाम्पल भी लिख लेंगे। इस तरीके से हमारा 80% चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा। फिर मोमेंटम कंजर्वेशन है, वो देखना बाकी है, और उसके न्यूमेरिकल करना बाकी रह जाएंगे। चलो ये नोट करो। अच्छा ये समझ में आया? 5 मिनट में हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये समझ में आ गया होगा, एक्शन एंड रिएक्शन, यस सर, आ गया। सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट, लेकिन ये नेचर का मीनिंग बेटा बिल्कुल सेम है। जो मैं फोर्स लगाता हूँ ना, उसी टाइप का अपोजिट वाला फोर्स लगाएगा, मतलब नेचर सेम रहेगा। मीन्स अगर बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटा कौन सा फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल, तो बॉल अर्थ पर कौन सा फोर्स लगाएगी, उसका रिएक्शन का जो टाइप होगा वो भी कौन सा होगा बेटा, ग्रेविटेशनल ही होगा। मीन्स एक्शन और रिएक्शन का जो टाइप होगा फोर्स का बेटा सेम होता है। एक्शन और रिएक्शन का जो भी बेटा टाइप होगा वो सेम होगा, राइट। अगर मैं किसी पर पुश अप्लाई कर रहा हूं तो वो भी मेरे ऊपर पुश अप्लाई करेगा। अगर मैं किसी को कोई भी जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, आपने लिया मैग्नेटिक फोर्स है, राइट। अगर बेटा एक बॉडी पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो वो दूसरी बॉडी उस पर जो फोर्स लगा रही है वो भी टाइप कौन सा होगा बेटा, मैग्नेटिक। ये कहना चाह रहा है। अगर इलेक्ट्रिक अंडरस्टूड, दो चार्ज है, मैंने कहा बेटा ये वाला इस पर रिएक्शन लगा रहा है, उसका टाइप है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैंने पूछा बेटा ये वाला कौन से टाइप का रिएक्शन लगा रहा, तो उसका टाइप भी बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ये ध्यान रखना। सर टाइम का क्या रोल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में टाइम का कहाँ रोल है बेटा? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में टाइम कहाँ बताया मैंने? सर नहीं है ना टाइम का रोल? नहीं, खत्म हो गया ना तो सेकेंड लॉ में। न्यूटन थर्ड लॉ तो ये बता रहा बेटा कि हमेशा दो फोर्स आते हैं। एक ही बात बताना चाह रहा हूं आपसे कि हमेशा दो फोर्स आएंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन अपोजिट बॉडी पर वर्क करेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे, और उसका जो नेचर होने वाला है दोनों फोर्स का वो सेम रहने वाला है।
ये न्यूटन लॉ आपका खत्म होता है। लेकिन हमारे सामने छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, जैसे मैंने एक पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया कि बहुत सी बार कंफ्यूज किया जाता है कि टोटल नेट फोर्स 0 हो जाता है इस तरीके से, तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी है, एक बॉडी पर लगता तो नेट 0 होता ना। इस बॉडी पर लग रहा है आगे की तरफ तो नेट तो उस पर आगे की तरफ है, इस बॉडी पर लग रहा है पीछे की तरफ, नेट पीछे की तरफ है, तो नेट तो 0 नहीं है। दूसरी बात ये होती है जब माइंड में आता है कि सर फोर्स इक्वल है, तो फिर सर यहाँ पर जैसे आपने गन अभी फायर करके बताई थी, उसमें जो बुलेट थी सर उस पर भी इक्वल फोर्स लग रहा है, तो जितने स्पीड से बुलेट आगे जानी चाहिए थी उतना स्पीड से गन पीछे क्यों नहीं गया? तब फोर्स तो इक्वल है ना, बोलो बेटा, फोर्स तो इक्वल है ना सर। बट वेलोसिटी की इधर जरूरत नहीं, सिर्फ फोर्स कम चाहिए। नहीं, फोर्स तो चाहिए, वेलोसिटी तो आएगी ना। वेलोसिटी नहीं आई थी क्या? तभी तो पीछे गई थी, लेकिन कम आई थी। कम क्यों आई थी? क्योंकि वेलोसिटी अगर आपने देखा तो बेटा वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। यस अब मैं तो समझाने जा रहा हूँ, उसको ना डायग्राम के फॉर्म में लिखूंगा और उसी से आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये फिर क्या बताता है बेटा, ये जो लोहे में क्या दिखाता है कि फोर्स इक्वल होते हैं ना। नोट डाल करके मैं एक डायग्राम के फॉर्म में लिख रहे हैं, एक ही डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। मान लो बेटा इसका मास है m1 और ये बुलेट का मास है रहा m2। पहली बात, कौन बड़ा है कौन छोटा है? m1 ज्यादा होगा। गन, यस सर, गन ज्यादा है। केजी क्यू ग्राम में कर क्यू। पहली बात, इस पर जो फोर्स लग रहा है बेटा वो लग रहा है F1, इस पर फोर्स लग रहा है F2। तो ध्यान रखना बेटा, ये हमें क्या दे रहा है? F1 इक्वल टू F2 का इसने ये दिया, लेकिन ये थोड़ा ना कह रहा है कि एक्सेलरेशन सेम होगा। एक्सेलरेशन तो निकालना पड़ेगा कि नहीं? एक्सेलरेशन तो निकालना पड़ेगा। इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? सर अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूं तो सर वो होगा F1 डिवाइडेड बाई M1, और सर इसका एक्सेलरेशन होगा 2 वाले का एक्सेलरेशन है ना। अगर मैं इसका एक्सेलरेशन इधर लिखता हूँ, इसका एक्सेलरेशन बेटा F2 इधर लिखता हूँ, तो सर इसका एक्सेलरेशन होगा F2 डिवाइडेड बाई M2। अच्छा, ऊपर वाला फोर्स बराबर है। अब ये बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए? उसका एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए? अरे एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन मास। F इक्वल टू एम ए। अरे बाबा, F इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं? वहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? मास एक्सेलरेशन F अपॉन एम। अगर बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वैल्यू छोटी आएगी, यस और नो? अगर बड़ी वैल्यू जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? कम आएगा ना। तो कौन सा एक्सेलरेशन कम होगा? एक्सेलरेशन कौन सा कम होगा बेटा? सर गन का। गन का। अगर एक्सेलरेशन कम है तो आपको पता है ना, दोनों रेस्ट पर थी, और अगर आप लगाने जाओगे वहां पर कुछ टाइम लग रहा होगा, फोर्स लगाने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा, तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? एक्सेलरेशन पे तो डिपेंड करती थी, यस और नो? टाइम इज अप। यू इक्वल टू Time is done. 10 students starting joining the class. अभी कहां से ज्वाइन? अभी 10 मिनट है ना, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस एटी, राइट। तो ये समझना है कि जो हमारे पास वेलोसिटी है बेटा वो किस पे डिपेंड करती है? एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। फोर्स पे कहाँ डिपेंड कर रही है? वो तो एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं पूछता हूँ बेटा क्या रिएक्शन और एक्शन में फोर्स इक्वल होते हैं? यस सर, फोर्स इक्वल होते हैं। क्या एक्सेलरेशन इक्वल होते हैं? नहीं, वो किस पे डिपेंड करेंगे? मास पर। सेम मास के ऑब्जेक्ट होते तो दोनों सेम टाइप से खिंचते, दोनों क्या वेलोसिटी बेटा सेम होती। लेकिन इसका क्या है बेटा? मास कम है, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। एक्सेलरेशन ज्यादा है, इसका वेलोसिटी ज्यादा आएगा। यस सर, अंडरस्टूड। कम आएगा, ये समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल नोट करेंगे और कंजर्वेशन मोमेंटम को स्टार्ट कर देंगे। चलो पढ़ के आना बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. अटेंडेंस ले लो। बाय सर, हैव अ नाइस डे सर। Bye, sir. Have a nice day. Attendance ले लो. अटेंडेंस हो गई, आप जाओ, हो जाएगी अटेंडेंस। Okay sir, thank you sir. Bye sir. Have a nice ओके day. सर, थैंक यू सर, बाय सर।